गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल हमने क्वेश्चन किया था डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इम्पीडेंस एंड फेज एंगल इन आरएल सर्किट। आज का जो टॉपिक है वो है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इम्पीडेंस एंड फेज एंगल इन आरसी सर्किट। कल हमने आरएल किया था, आज हम आरसी सर्किट करेंगे। इसका मतलब कल हमने आर और एल को जोड़ दिया था सीरीज में, आज हम आर और सी को जोड़ देंगे सीरीज में। फिर हमें तीनों को जोड़ना है, आर को भी, एल को भी, सी को भी एक साथ सीरीज में जोड़ना है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, एक रेजिस्टेंस लानी है। रेजिस्टेंस हो गई आर, ठीक है बेटा, ये लाई मैंने रेजिस्टेंस आर, और एक कैपेसिटर आर सी, एक कैपेसिटर लाना है आपको, ये हो गया कैपेसिटर सी। इसको जोड़ना में सीरीज में इस तरीके से, और इसी को ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ सोर्स के साथ जोड़ देना है। ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ सोर्स के साथ जोड़ देना है ऐसे। इसको ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ सोर्स बोलते हैं, जो वोल्टेज प्रोवाइड करेगा। E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, सोर्स है वोल्टेज का सोर्स। ये यहां से करंट चलेगी कैपिटल आई, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस में पास होके यहां से वापस आएगी इस तरीके से। अब आप लोगों को पता होना चाहिए, इस फिगर को हम बोलते हैं बेटा सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम बोलते हैं इस फिगर को, ठीक है। दिस इज फिगर ए। अच्छा, कल भी आप लोगों को मैंने बताया कि रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट, वोल्टेज और करंट, वोल्टेज एंड करंट इन केस ऑफ रेजिस्टेंस आर इन सेम फेज। ये हो गई वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, वी आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और करंट, करंट भी, करंट हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। वोल्टेज एंड करंट दे आर इन सेम फेज, इनमें कोई फेज डिफरेंस नहीं है। किस किस के बीच में? वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस एंड करंट अक्रॉस रेजिस्टेंस आर इन सेम फेज, देयर इज नो फेज डिफरेंस। अच्छा, कैपेसिटर में, कैपेसिटर में बेटा आप लोगों ने पढ़ा, कैपेसिटर में करंट लीड्स वोल्टेज, करंट लीड कर रही है वोल्टेज बाई पाई बाई टू। पाई बाई टू का मतलब होता है 90 डिग्री। ये हो गया करंट, ये हो गया वीसी, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। करंट लीड्स वोल्टेज बाई पाई बाई टू इन केस ऑफ कैपेसिटर। वोल्टेज एंड करंट आर इन द सेम फेज इन केस ऑफ रेजिस्टेंस। ये सब मैंने पढ़ा है। अब हमें एक वेक्टर डायग्राम बनानी है, जिसको फेजर डायग्राम भी बोलते हैं। फिगर बी बनाऊंगा वेक्टर डायग्राम। आपको मैंने कल भी बताया, जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर हमेशा आप लोगों को करंट लेनी है। ये हुई करंट आई। आज आप लोग देख लीजिए, ऊपर की तरफ नई डायग्राम बनेगी। कल बनाई थी हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में डायग्राम, आज फोर्थ क्वाड्रेंट में डायग्राम बनेगी। इधर देख लीजिए ओ, और ये है बेटा वाई डैश, ओ एक्स वाई डैश। फोर्थ क्वाड्रेंट का यूज करोगे, आपको अभी समझ आएगा क्यों। इन केस ऑफ रेजिस्टेंस, करंट तो इसी साइड है, वोल्टेज भी इसी साइड होगा, जरूर वोल्टेज भी इसी साइड होगी, क्योंकि वोल्टेज एंड करंट आर इन द सेम फेज। इसका मतलब ये हो गया वोल्टेज वी आर वेक्टर।
इसको ओ ए रखिए। वोल्टेज एंड करंट दे आर इन द सेम फेज इन केस ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, शाबाश। अब कैपेसिटर में करंट तो हमें इधर से है, आप लोगों को पता है करंट तो इधर से है, वोल्टेज तो उसके लैग करती है बाई पाई बाई टू, पिछड़ रही है क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज चल दिखाना है। करंट लीड्स वोल्टेज बाई पाई बाई टू। वीसी तो नीचे की तरफ है, वी से पिछड़ रही है, लैग कर रही है। ये होगी वीसी वेक्टर, ये वीसी वेक्टर, ये होगी वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस। ये किससे हम रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, यहां पर सी रख दीजिए। अब कल की तरह ये आप लोगों को पता है ये एंगल 90 डिग्री का एंगल है क्योंकि वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस लैग्स करंट बाई पाई बाई टू। अगर ऊपर की तरफ होती तो लीड करती, अगर नीचे की तरफ है तो लैग कर रही है। करंट लीड कर रही है वोल्टेज बाई पाई बाई टू इन केस ऑफ कैपेसिटर। करंट लीड्स वोल्टेज बाई पाई बाई टू इन केस ऑफ कैपेसिटर, या वोल्टेज लैग्स करंट बाई पाई बाई टू, जैसे आप लोग बोलना चाहते हो लैग लीड, या करंट लीड्स वोल्टेज बाई पाई बाई टू, या वोल्टेज लैग्स करंट बाई पाई बाई टू, जैसे आप लोगों की मर्जी है बताना। अच्छा, अब आप लोग देख लीजिए दो वेक्टर है आप लोगों के पास, वी आर वेक्टर और वी सी वेक्टर। दो वोल्टेजेस है, रेजिस्टेंस वाली और करंट वाली। इनका जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट वेक्टर हमें निकलेगा इनके बीच में, क्योंकि 90 डिग्री है, 90 डिग्री का ये आ गया रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर किससे हम रिप्रेजेंट करेंगे, ई नॉट से। ये वोल्टेज है, पीक वोल्टेज बोलते हैं इसको, वीसी और वी आर का रिजल्टेंट है ए ओ। इसको मान लीजिए ये इस तरीके से आप लोगों को परपेंडिकुलर ड्रा करना है, यहां से परपेंडिकुलर। ये जो वेक्टर है ओ एल वेक्टर, ओ एल वेक्टर रिप्रेजेंट करता है वी आर वेक्टर और वी सी वेक्टर का रिजल्टेंट, क्योंकि दो वेक्टर्स है हमारे पास, इनका रिजल्टेंट है। ये बन गई रिजल्टेंट वोल्टेज या पीक वोल्टेज। पीक वोल्टेज अक्रॉस आर एंड सी कौन है, ई नॉट। ई नॉट जो एक्स एक्सिस के साथ करंट के साथ जो बनाएगा, आई के साथ जो एंगल बनाएगा, ये वाला एंगल, इसको बोलते हैं बेटा फेज एंगल। फेज एंगल हम फाई से डिनोट करते हैं। जो रिजल्टेंट वेक्टर बनाएगा करंट आई के साथ एंगल, उसको बोलते हैं फेज एंगल। ये फेज एंगल भी हमें दिखाना है। और एक चीज आप लोगों को बताता हूं, आप लोगों को यह पता होना चाहिए, इधर देख लीजिए अक्रॉस, ये स्टेप सेकंड है बेटा। स्टेप फर्स्ट में हमने डायग्राम्स बना दी, स्टेप सेकंड में आपको पता होना चाहिए, स्टेप सेकंड में अक्रॉस आर। अक्रॉस आर हम क्या करते हैं बेटा, सबसे पहला पॉइंट अक्रॉस आर में वोल्टेज एंड करंट, वी आर एंड आई, वोल्टेज एंड करंट आर इन द सेम फेज, आर इन सेम फेज, इनमें कोई फेज डिफरेंस नहीं। ठीक है बेटा, ये पॉइंट नंबर फर्स्ट है। अच्छा, सेकंड वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज इन वेक्टर डायग्राम, वी आर जो है इन वेक्टर डायग्राम, इन वेक्टर डायग्राम, शाबाश बेटा। वी आर जो है, वी आर इज अलोंग ओ एक्स, I is along OX। वेक्टर डायग्राम में जो VR है ये भी OX along है, I जो है ये भी along OX है। थर्ड पॉइंट बेटा, इन वेक्टर डायग्राम
in vector diagram VR vector is equal to OA vector, ठीक है, OA वेक्टर यहां से यहां तक। और लास्ट वोल्टेज, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, मैक्सिमम वोल्टेज जिसको आप लोग बोलते हो VR इज इक्वल टू I नॉट R। मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस कितनी होगी? I नॉट इंटू R। I नॉट होता है पीक वैल्यू ऑफ करंट, ये पढ़ाया हुआ है। ये हो गया बेटा स्टेप सेकंड में अक्रॉस R। ये 4 पॉइंट्स आप लोगों को जबानी याद रखने हैं। अब इसी तरीके का आप लोगों को बनाना है अक्रॉस C। शाबाश बेटा, अक्रॉस C बना दीजिए। अक्रॉस C 4 पॉइंट्स अक्रॉस C के होने चाहिए, 4 पॉइंट्स अक्रॉस C में। क्या लिखोगे? पहला पॉइंट वोल्टेज, करंट लीड्स वोल्टेज, I लीड्स वोल्टेज, I लीड्स वोल्टेज, वोल्टेज का मतलब VC बाई पाई बाई 2। कैपेसिटर में करंट लीड करती है वोल्टेज को बाई पाई बाई 2, याद रखिए। सेकंड पॉइंट, करंट जो है, करंट इज अक्रॉस अलोंग, करंट इज अलोंग OX। करंट जो है वो OX पर रिप्रेजेंट करते हैं। वोल्टेज VC इज अलोंग OY डैश। VC जो है ये OY डैश पर हमने रिप्रेजेंट की। थर्ड पॉइंट, वेक्टर डायग्राम में, वेक्टर डायग्राम में आप लोगों को पता है VC वेक्टर इज इक्वल टू OC वेक्टर, ठीक है बेटा, वेक्टर डायग्राम में। और फोर्थ पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज गिवन बाय VC is equal to I naught XC, where XC is equal to 1 upon omega C, जिसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है XC, ये पहले भी पढ़ाया मैंने। कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है 1 upon omega C। ये 4 पॉइंट्स और ये 4 पॉइंट्स आप लोगों को नोट करने हैं। मैं फिर से बता रहा हूं, कैपेसिटर में करंट लीड्स वोल्टेज बाय पाई बाई 2। वेक्टर डायग्राम में करंट अलोंग OX, वोल्टेज अलोंग OY रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर डायग्राम में VC वेक्टर होता है बराबर OC वेक्टर, और मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर होता है I naught XC, where I naught is the peak current, और XC होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस मैंने पहले भी पढ़ाया, अपोजिशन ऑफर्ड बाय कैपेसिटर। तो XC इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C। बेटा ये तो अक्रॉस R और अक्रॉस C। अब आएंगे हम इंपीडेंस। कल भी पढ़ाया, कल मैंने आप लोगों को बोला द अपोजिशन ऑफर्ड बाय, द अपोजिशन ऑफर्ड बाय RL सर्किट। आज कौन सा सर्किट है? RC सर्किट। फिर से उसी तरीके से बताओगे, द अपोजिशन ऑफर्ड बाय RC सर्किट टू द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड इंपीडेंस इन RC सर्किट। कितनी अपोजिशन RC सर्किट अपोजिशन ऑफर करेगा टू द फ्लो ऑफ करंट को, उसको बोलते हैं इंपीडेंस। और उस इंपीडेंस का यूनिट भी ओम है, क्योंकि अपोजिशन है। अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट का मतलब रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है एक्चुअल में। तो
ये जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है आरसी सर्किट टू द फ्लो ऑफ करंट को, उसी को बोलते हैं नया नाम इंपीडेंस। क्लियर है? उस इंपीडेंस के लिए हमें एक्सप्रेशन निकालना है। सब कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया, अब सिर्फ एक्सप्रेशन निकालना है। एक्सप्रेशन के लिए इधर देख लीजिए, इन ट्रायंगल, ये स्टेप नंबर 3 है। शाबाश बेटा। इन ट्रायंगल OAL, in triangle OAL using PGT, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है बेटा, पाइथागोरस थ्योरम वेक्टर्स में नहीं होती है, स्केलर्स में लगती है। शाबाश। OL का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर प्लस AL का स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये अगर VC है, ये भी VC है, याद रखिए बेटा। तो अब आप लोगों को पता है पाइथागोरस थ्योरम में सिर्फ हम मैग्नीट्यूड लेते हैं वेक्टर्स का, सिर्फ मैग्नीट्यूड। शाबाश। OL का स्क्वायर, OL का स्क्वायर हो गया E0 का स्क्वायर। क्लियर है बेटा? E0 का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर हो गया VR का स्क्वायर प्लस AL का मतलब हो गया VC का स्क्वायर। ठीक है? E0 इज इक्वल टू रूट ऑफ VR निकला है I0R, VR के बजाय लिखूंगा I0R का होल स्क्वायर प्लस VC का मतलब हो गया I0XC, हो गया I0XC। VC बराबर है I0XC का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, इससे I0 का स्क्वायर, इससे I0 का स्क्वायर इस तरीके से लिखेंगे। I0 का स्क्वायर बाहर आएगा दोनों में से। ठीक है बेटा, यह आया R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर, ये ऐसे। I0 स्क्वायर को रूट से बाहर निकाल दीजिए, हो गया I0 बाहर, रूट से जब बाहर आएगा तो स्क्वायर उड़ जाएगा, हो गया R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर, ये हो गया E0। ठीक, ये नीचे लाइए, E0 के नीचे I0 लाइए, E0 अपान I0, ये हो गया पीक वोल्टेज अपान पीक करंट, मैक्सिमम वोल्टेज अपान मैक्सिमम करंट, हो गया रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर, बट E0 अपान I0, E0 अपान I0 वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज अपान मैक्सिमम करंट, इसको बोलते हैं इंपीडेंस, और इसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे बेटा? Z से रिप्रेजेंट करते हैं इंपीडेंस को। तो इंपीडेंस कितनी आई बेटा? Z इज इक्वल टू E0 I0 के बजाय क्या लिखना है? इंपीडेंस। वोल्टेज अपान करंट रेजिस्टेंस होती है, यहां पर वोल्टेज अपान करंट को इंपीडेंस बोलते हैं। तो ये आ गया रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC का होल स्क्वायर, बट XC इज इक्वल टू 1 अपान ओमेगा C। XC किसके बराबर होता है? 1 अपान ओमेगा C। तो Z किसके बराबर हुआ बेटा? रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस 1 अपान ओमेगा C का होल स्क्वायर। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर इंपीडेंस। ये आ गई बेटा इंपीडेंस। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर
इम्पीडेंस Z इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस 1 अपान ओमेगा C का होल स्क्वायर। ये आ गया बेटा एक्सप्रेशन फॉर इम्पीडेंस। अब हमें निकालना है फेज एंगल। याद रखिए बेटा, ये समझ आ गया आप लोगों को, बिल्कुल इजी पाइथागोरस थ्योरम लगानी है आप लोगों को, खुद ब खुद क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। अब सेकंड पार्ट है बेटा फेज एंगल। फेज एंगल निकालेंगे यहां पर, इधर सुनिए, फेज एंगल। फेज एंगल देखो बेटा, फेज एंगल, in order to calculate the phase angle we have to calculate tangent of phi। tan phi से हम निकालते हैं फेज एंगल। किससे बेटा? tan phi से हम निकालते हैं फेज एंगल। याद रखिए, tan phi ढूंढना है फेज एंगल के लिए इन ट्रायंगल OAL। ठीक, tan phi बता दीजिए किसके बराबर है? tan phi होता है बराबर बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया AL अपॉन OA। AL अपॉन OA ये हो गया बेटा tan phi। AL है VR, नहीं, VC अपॉन VR। VC अपॉन VR tan phi। देखो tan phi इज इक्वल टू VC जो है वो हो गया I0 XC, VR जो है I0 R, मगर XC आप सबको पता है, XC है 1 अपॉन ओमेगा C। I0 कैंसिल, XC के बजाय क्या लिखूंगा? 1 अपॉन ओमेगा C डिवाइडेड बाय R। 1 अपॉन ओमेगा C डिवाइडेड बाय R। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, tan phi इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C R। ये आ गया, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर फेज एंगल इन केस ऑफ RC सर्किट। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, phi इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये tan इनवर्स आएगा 1 अपॉन ओमेगा RC। ऐसे जैसे मर्जी हो, ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। This is the required expression for phase angle in case of RC circuit. This is the required expression for impedance in case of RC circuit. RC circuit में हमने बेटा ये दोनों निकाले, एक है impedance और एक है phase angle। ठीक है बेटा, क्लियर? थैंक यू।